हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। अकाउंटिंग कंसेप्ट के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आप सबको एक्सप्लेन करने वाला हूं क्लास 12th के अकाउंट्स का एक बहुत ही इजी टॉपिक। मेरे को मालूम है कि सारे स्टूडेंट हैं, उन सबको अगर एक सवाल पूछा जाए कि सबसे इजी टॉपिक कौन सा है पूरे 12th के सिलेबस में, तो वो होगा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट, राइट। ये सबसे इजी टॉपिक्स में से होता है क्योंकि सिंपल सा फॉर्मेट होता है, सिंपल सा काम करना होता है। तो यही हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत आसान है समझना, और लेकिन फिर भी जरूरी है इसको समझाना और एक्सप्लेन करना, इसीलिए मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और अकाउंटिंग कंसेप्ट के देखिए, मेरी तो कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ को कवर कर सकूं और आपको छोटे छोटे वीडियोस बना करके भेज सकूं, ताकि आप छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से बड़े बड़े जो कंसेप्ट है उनको आप समझ सकें। तो इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं स्पेशली क्लास 12th के सिलेबस का, क्योंकि ये और किसी दूसरे सिलेबस में बहुत कम कवर किया गया है। 12th के सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्रैक्टिकल इससे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। और इसमें देखिए, जो पूरा ब्रॉडर अगर हम देखें इस पूरे टॉपिक का नाम, तो बेसिकली ये है एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम एक स्पेसिफिक पॉइंट जो इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं उस पर लेंगे। देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देखिए, बिजनेस में बिजनेस करते रहना जरूरी नहीं है, उसके साथ साथ में जरूरी है उसको एनालाइज करना। जो हमारे बिजनेस के डेटा हैं, प्रॉफिट के, बैलेंस शीट के, उसको एनालाइज करना जरूरी है। क्यों एनालाइज करना जरूरी है? क्योंकि हम समझ सके, to understand the profitability of the business, solvency of the business, growth of the business, कि भाई बिजनेस में प्रॉफिट कितना हो रहा है, कब हो रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं हो रहा है, ग्रोथ आ रही कि नहीं आ रही है, बिजनेस की फाइनेंशियल और सॉल्वेंसी की पोजीशन कैसी है। ये सब बातों को समझने के लिए हमको एनालिसिस करने की जरूरत पड़ती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सारे डेटा के, राइट। तो इसी के लिए, इसी पर्पस से ये पूरा का पूरा जो चैप्टर बनाया गया है ना। ये तो हो गया पर्पस फाइनेंशियल एनालिसिस का। सवाल ये उठता है कि फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए क्या क्या टूल्स है हमारे पास में, कैसे करेंगे फाइनेंशियल एनालिसिस। तो देखिए, बहुत सारे टूल्स है हमारे पास, लाइक ट्रेंड एनालिसिस, और उसके बाद फिर कंपैरेटिव स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, फिर कॉमन साइज स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, उसके बाद फिर रेशियो एनालिसिस भी है, और फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना, फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना। ये सारे टूल्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस करने के। ऑलराइट, तो ये 12th के सिलेबस में सारे चैप्टर है ही, और हम इस वीडियो में अभी देखने वाले जो हैं, वैसे देखिए फाइनेंशियल एनालिसिस के जो सारे टॉपिक है उसमें से मैं एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक को ही कवर करूंगा। बाकी दूसरे जो टॉपिक्स हैं वो दूसरे वीडियोस उनके ऊपर बने हुए हैं, तो आप उनको देख सकते हैं, ताकि एक छोटे वीडियो में एक बात पूरी तरीके से कवर हो जाए, और उसको मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ भी सॉल्व करूंगा उस कंसेप्ट को। तो मैं इस वीडियो में जो लेने वाला हूं वो लेना हो कंपैरेटिव स्टेटमेंट, इसको लेने वाला हूं मैं। अब कंपैरेटिव स्टेटमेंट में भी दो प्रकार का है। कंपैरेटिव, क्योंकि आप जानते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी दो चीजें आती है, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस, राइट। तो जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है वो भी दो प्रकार का हो गया, कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो दोनों में से मैं इस वीडियो में जो कवर करने वाला हूं वो कवर करने वाला हूं कंपैरेटिव बैलेंस शीट। जो दूसरी चीजें हैं वो दूसरे वीडियोस में। तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट मैं लेने वाला हूं, लेकिन देखिए, कंपैरेटिव बैलेंस शीट को बनाने के पहले, इसको समझने के पहले आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट अच्छे से मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा चैप्टर केवल फॉर्मेट का खेल है। फॉर्मेट लिखना है और जो थोड़ा बहुत काम करना है सो करना है, बस इतना ही करना है। तो आपको फॉर्मेट की क्लैरिटी एकदम अच्छे से होनी चाहिए कि फॉर्मेट कैसा बनता है बैलेंस शीट का। तो आपने वैसे देखा ही होगा, लेकिन अगर नहीं भी देखा होगा तो शॉर्ट में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने, मैं रेफर करता हूं अपने नोट्स। देखिए, बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है, न्यू फॉर्मेट एज पर द कंपनीज एक्ट, उसमें जो वर्टिकल फॉर्मेट है उसके अंदर हम देखते हैं कि दो पार्ट तो हमेशा होते ही बैलेंस शीट में। वर्टिकल में पहला फॉर्मेट का पार्ट जो होता है वो होता है इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज के अंदर में तीन बातें आती है। शेयर होल्डर का फंड, जिसके अंदर हम दो बातें लिखते हैं, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व, और दूसरा नॉन करेंट लायबिलिटी, मतलब कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, तो हम उसको हेडिंग देते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी। इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती है? इसके अंदर जितनी भी लॉन्ग टर्म वाली चीजें वो सब आ जाती है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गया, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हो गया, एनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हो गया, या डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, ये सारी बातें इसके अंदर आ जाती है। इसके बाद थर्ड किसका नाम है? करंट लायबिलिटीज।
करंट लाइबिलिटीज में, क्योंकि एक था नॉन करंट तो दूसरा क्या होगा, करंट होगा, तो करंट लाइबिलिटीज थर्ड है इसमें लाइबिलिटी साइड में। तो करंट लाइबिलिटीज के अंदर में कौन कौन आएगा, सारे शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, इनको एकदम कम टाइम के अंदर पे करना है, 12 मंथ के भी पहले पे करना है, राइट। तो जितने भी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, या फिर ट्रेड क्रेडिटर्स, या फिर कोई एनी अदर करंट लाइबिलिटीज, इस टाइप की चीज आ जाएगी इसमें। तो ये तो हो गया लाइबिलिटी वाला पार्ट, राइट, जिसको हम बोलते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। अब आइए एसेट्स वाले पार्ट में। एसेट्स वाले पार्ट में सारे एसेट्स को दो ब्रॉडर कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं हम, एक नॉन करंट एसेट और दूसरा करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में कौन सा एसेट आएगा, मींस वो एसेट जो करंट एसेट नहीं है। इसका मतलब कौन आएगा, फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट के अंदर कौन कौन आ जाएंगे, टेंजिबल फिक्स एसेट भी, मतलब जो दिखाई देते हैं, इंटेंजिबल एसेट भी जो दिखाई नहीं देते हैं लेकिन होते हैं, वो दोनों एसेट आ जाएंगे। और अगर कैपिटल WIP मतलब कोई फिक्स एसेट आपका काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बन रहा है, तो वो भी इसके अंदर में आ जाएगा। और कोई इंटेंजिबल एसेट है जिसको आप डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो, उस पर कोई खर्चा कर रहे हो, तो वो भी इसके अंदर में आ जाएगा। और उसके बाद जितने भी आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वगैरह हैं वो सब इस कैटेगरी में आ जाएंगे नॉन करंट एसेट के अंदर में। या लॉन्ग टर्म आपने एडवांसेस दिया है तो वो सब भी यहाँ पे आएगा, किसी को लोन दे दिया, किसी को एडवांस दे दिया, राइट। इसके बाद सेकंड कैटेगरी जो एसेट में वो कौन सी है, करंट एसेट। अब करंट एसेट में क्या क्या आएगा, करंट एसेट की कैटेगरीज में आएंगे करंट इन्वेस्टमेंट, जो शॉर्ट टाइम के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया है पैसा, इन्वेंट्रीज आपके जो है स्टॉक जो है आपके बिजनेस का वो आ जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल जो लोगों से, कस्टमर से, डेटर लोगों से आपको पैसा लेना है वो सब आ जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश और बैंक बैलेंस, ये सारी चीजें आ जाएगी। तो ये सब आ जाएंगे आपके करंट एसेट के अंदर में। और कोई शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस आपने दिया तो यहां पर आ जाएगा। तो देखिए ये था बैलेंस शीट का फॉर्मेट। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमको कंपैरेटिव बैलेंस शीट कैसे बनाना होता है। बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है, एकदम सिंपल सा फॉर्मेट है, सिंपल सा चैप्टर है, थोड़े सी ही देर में अंदर आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में हमको इंफॉर्मेशन तो बैलेंस शीट की ऑलरेडी दी हुई रहती है। अब हमको करना क्या है, हम जब किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट का, कंपैरेटिव बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट लिखेंगे। वो फॉर्मेट कैसे लिखा जाता है, पहले पूरे आइटम को, बैलेंस शीट के सारे आइटम को एज इट इज फॉर्मेट के रूप में लिख दीजिए। अगर आपको क्वेश्चन में फॉर्मेट के रूप में नहीं दिया बैलेंस शीट के, तो आप फॉर्मेट बना लीजिए बैलेंस शीट का, जो फॉर्मेट हमने अभी डिस्कशन किया। आमतौर पर वैसे क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया भी रहता है बैलेंस शीट के फॉर्मेट के साथ में। तो लायबिलिटी साइड और एसेट साइड दोनों का बन जाएगा वर्टिकल फॉर्मेट में। अब फिगर्स आप लिखेंगे, फिगर्स के लिए हमारे पास दो कॉलम होते हैं, कौन कौन से, एक प्रीवियस ईयर का और एक करंट ईयर का। क्योंकि कंपैरेटिव स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, हमको कंपेयर करने वाला स्टेटमेंट बनाना है। तो हमको 2 साल के फिगर्स में क्या करने हैं, कंपैरिजन करने हैं कि हमारे बिजनेस में प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर में क्या बेहतर हुआ और क्या खराब हुआ, ये जानने के लिए हम कंपेयर करने के लिए स्टेटमेंट बनाते हैं। तो 2 ईयर के फिगर्स हम लिखेंगे ताकि हम कंपेयर कर सकें, एक प्रीवियस ईयर का, एक करंट ईयर का। तो पहले लिखना आपको प्रीवियस ईयर का और बाद में लिखना करंट ईयर का, राइट। अब इसके अलावा ये तो जो क्वेश्चन में दिया था वो हमने एज इट इज लिख लिया। हमको जो अपना दिमाग लगा के काम करना है सॉल्व करने के लिए, वो 2 ही काम करना है बस। पहला कॉलम आप जो फॉर्मेट का बनाएंगे वो होगा एब्सोल्यूट चेंज का। मतलब एब्सोल्यूट चेंज का मतलब अमाउंट जो है वो एक्चुअल में कितने से चेंज हुआ है, राइट। अब देखिए चेंज हुआ मतलब 2 ही बातें होगी, या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। हम कंपैरिजन किस में करेंगे, हम हर फिगर्स को कंपैरिजन करेंगे प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में, कि प्रीवियस ईयर में क्या था, करंट ईयर में क्या हो गया। जो चेंजेस हुआ उसमें 2 ही बातें हो सकती है भाई, या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अब वैसे तो शुभ ही होना चाहिए, इंक्रीज ही होना चाहिए, सब कुछ इंक्रीज ही होना चाहिए बिजनेस में, राइट। बिजनेस का स्केल बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, तो सब कुछ बढ़ना ही चाहिए। तो इंक्रीज अगर होगा तो नॉर्मल सी बात है, राइट। तो हम इंक्रीज को लिख देंगे एब्सोल्यूट चेंज वाले कॉलम में। लेकिन अगर डिक्रीज हुआ तो लिखेंगे तो उसको भी, लेकिन उसको ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे। एक्सेप्शनल आइटम है ये, तो एक्सेप्शनल आइटम को किस में लिखा जाएगा, ब्रैकेट में लिखा जाएगा अगर डिक्रीज हुआ है तो बहुत इजी सा काम क्या करना है, बहुत इजी सा काम इतना करना है, खाली कंपैरिजन करना है। प्रीवियस ईयर में कितना, इस ईयर में कितना। मतलब मान लीजिए प्रीवियस ईयर में कोई फिगर था 1 लाख, अभी हो गया 1,20,000, कितना चेंज हुआ, 20,000 इंक्रीज हुआ है, तो लिख लीजिए एब्सोल्यूट चेंज वाले कॉलम में 20,000, बस बात खत्म। तो थर्ड कॉलम बनाया जाएगा ऐसे सारे फिगर्स में। अब आइए फोर्थ कॉलम के ऊपर। फोर्थ कॉलम से भी ये बोलता है कि वो जो इंक्रीज डिक्रीज आपने लिखा हुआ है ना, उसको परसेंटेज में बता दीजिए कितना परसेंटेज है वो। तो वो जो इंक्रीज डिक्रीज है वो हम लिखते हैं परसेंटेज में, मतलब परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज का एक कॉलम बनाओ। अब परसेंटेज कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ वो लिखिए, डिवाइडेड बाई
प्रीवियस ईयर का फिगर। याद रखिए दो फिगर है आपके पास में, लेकिन हमेशा डिवाइडेड बाय में नीचे में क्या आएगा, प्रीवियस ईयर का फिगर आएगा, क्योंकि वहां से जो चेंज हुआ है ना, वहां से चेंज हुआ है, तो बेस ईयर कौन सा माना जाएगा, प्रीवियस ईयर माना जाएगा। तो नीचे आएगा प्रीवियस ईयर इंटू 100 कर दो बस, राइट। आप सहूलियत के लिए इन चारों कॉलम को नाम भी दे सकते हो, ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम। मतलब ए कॉलम में आ जाएगा प्रीवियस ईयर का फिगर, बी कॉलम में आ जाएगा करंट ईयर का फिगर, सी कॉलम में आ जाएगा एब्सोल्यूट चेंज और डी कॉलम में आएगा परसेंटेज चेंज। तो डी कॉलम की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, चेंज जो है वो कॉलम नंबर सी डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर का कॉलम मतलब ए, तो सी डिवाइड बाय ए इंटू 100। आप ऐसे भी कर सकते हो। तो बहुत सिंपल सा काम है। अब हर बार यही फॉर्मूला आपको लगाना है, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर फिगर मल्टीप्लाइड बाय 100। बस इतना सा काम कर दिया तो सारे फिगर आपके परसेंटेज में भी आ जाएंगे, बस खत्म, कुछ नहीं बचा इसके अंदर में, कुछ ज्यादा समझाने लायक और बचा ही नहीं, राइट। बहुत मुश्किल है और कुछ समझाने लायक बात ढूंढना है इसके अंदर। फॉर्मेट वाला बेस चैप्टर है, फॉर्मेट में लिखो, दो काम करने हैं आपको, एब्सोल्यूट चेंज लिखना, परसेंटेज में लिखना। अब देखिए एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन लेता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा वाकई में कितना इजी चैप्टर है। देखिए एक क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन के सामने, मैं अपने नोट से वो क्वेश्चन देखता हूं। प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट आपको दी हुई है और आपको बनाना है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, बैलेंस शीट बनाना है कंपैरेटिव। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में दिया आपको, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल दिया हुआ है 3,60,000, 3 लाख। अच्छा पहले इसमें दिया हुआ है 31 मार्च 2018 का फिगर और बाद में दिया हुआ है 31 मार्च 2017 का फिगर। तो क्वेश्चन कभी भी ऐसे वैसे वैसे ऐसे दे सकता है, ऐसे वैसे वैसे ऐसे का क्या मतलब, पहले दे सकता है करंट ईयर का, फिर दे देगा प्रीवियस ईयर का फिगर, ऐसे भी दे सकता है क्वेश्चन। लेकिन हम अपने फॉर्मेट में जैसा लिखना है वैसे ही लिखेंगे। ओके, फिर दिया नॉन करेंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, करेंट लायबिलिटी में दिया ट्रेड पेबल, एसेट्स में दिया हुआ है आपको नॉन करेंट एसेट में फिक्स एसेट में टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट दोनों ईयर का, करंट एसेट में आपको दिया ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश इक्विवेलेंट। सिंपल सा है ये, और आपको कहा गया है आपको बनाना है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। चलिए शुरू करते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाना, राइट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट के लिए सबसे पहला काम जो करना है, पूरे बैलेंस शीट का जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसा ही फॉर्मेट में लिख दीजिए आप, राइट। तो फॉर्मेट में ही दिया हुआ है क्वेश्चन, तो हमने सॉल्यूशन में भी सेम टू सेम सारे आइटम को फॉर्मेट में उतार लो। अब क्या करना है, अब सारे आइटम को फॉर्मेट में उतारने के बाद अब आपको ये काम करना है कि दो कॉलम और बनाने हैं, एब्सोल्यूट चेंज के और परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज के परसेंटेज के, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में जो दिया हुआ है पहले कौन सा दिया हुआ है, करंट ईयर का फिगर और बाद में दिया प्रीवियस ईयर का, लेकिन हमको हमारे फॉर्मेट में कैसे चाहिए, पहले प्रीवियस ईयर का फिगर बाद में करंट ईयर का फिगर, ताकि कंपैरिजन आसानी से कर सकें हम। तो पहले आप लिखिएगा पहले कॉलम में लिखिएगा 31 मार्च 2017 के फिगर प्रीवियस ईयर के, और दूसरे कॉलम में लिखिएगा 31 मार्च 2018 के। अब सारे फिगर को एज इट इज लिखने के बाद में अब निकालिए एब्सोल्यूट चेंज। तो देखिए कैसे निकालना है चेंज, सिंपल। पहले देखिए शेयर कैपिटल का आइटम, इक्विटी शेयर कैपिटल पहले कितना था 3 लाख, अब कितना हो गया 3,60,000। कितना चेंज हुआ बताइए, 3 लाख से 3,60,000 हो गया, कितना चेंज हुआ 60,000। तो एब्सोल्यूट चेंज में लिख दीजिए 60,000 रुपीज। इंक्रीज हुआ है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इंक्रीज लिख दीजिए, खत्म। सेकेंड आइटम में आइए, 1,20,000 से 1,50,000 हो गया, कितना चेंज हुआ 30,000 रुपीज। एब्सोल्यूट चेंज में लिख दीजिए 30,000 रुपीज, कुछ नहीं करना, बस इंक्रीज हुआ है। फिर थर्ड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 1,70,000 था, 2,55,000 हो गया, क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है 85,000 रुपीज। तो इंक्रीज में लिख दीजिए 85,000, बस एब्सोल्यूट चेंज वाले कॉलम में। फिर ये करंट लायबिलिटी ट्रेड पेबल 1,50,000 था, 1,20,000 हो गया, डिक्रीज हुआ है 150 से कितना हो गया 120, 30,000 चेंज हुआ है। तो एब्सोल्यूट चेंज वाले कॉलम में लिखिए 30,000, लेकिन चूंकि डिक्रीज हुआ है तो बस ब्रैकेट में आएगा, बस और कुछ नहीं करना। 30,000 तो लिखेंगे लेकिन ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे बस। तो ये हो गया लायबिलिटी साइड। अब आइए एसेट साइड में, टेंजिबल एसेट दिया 5 लाख से 6,50,000 हो गया, कितना चेंज हुआ 1,50,000, 1,50,000 लिख लीजिए, इंक्रीज हुआ है। इनटेंजिबल एसेट 1 लाख का 1 लाख था, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ तो क्या लिखें, कुछ नहीं लिखेंगे। क्यों कुछ लिखेंगे, हम कुछ नहीं लिखेंगे, डैश या जीरो। ट्रेड रिसीवेबल 1,20,000 था, 1,25,000 हो गया, कितना इंक्रीज हुआ 5,000, 5,000 लिख लीजिए, इंक्रीज हुआ है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 20,000 था, 10,000 हो गया, कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो चेंज में लिखेंगे 10,000 लेकिन ब्रैकेट के अंदर। ये हो गया थर्ड कॉलम एब्सोल्यूट चेंजेस का, कुछ भी नहीं करना पड़ा, केवल कंपैरिजन करो और डिफरेंस को लिख दो बस। इंक्रीज हुआ है तो वैसे ही लिख दो, डिक्रीज हुआ तो ब्रैकेट के अंदर लिख दो बस।
अब आइए फोर्थ कॉलम, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज में क्या करना है, सिंपल सा काम है। एब्सोल्यूट चेंज को लो 60,000, पहला मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। 60,000 है आपका चेंज, डिवाइडेड बाय कौन सा फिगर लेंगे, प्रीवियस ईयर का फिगर। प्रीवियस ईयर का फिगर कितना था, 3 लाख, राइट। 3 लाख और 360 दो फिगर आपके सामने, लेकिन कौन सा लेंगे, प्रीवियस ईयर का फिगर लेंगे। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख इंटू 100 कितना आ गया, 20%। जैसा हमने एक का किया, सबका सिमिलर सेम टू सेम करना है। दूसरा भी एग्जांपल देख लीजिए आप, 30,000 था एब्सोल्यूट चेंज, सेकंड आइटम रिजर्व एंड सरप्लस, डिवाइडेड बाय 1,20,000 प्रीवियस ईयर का रिजर्व एंड सरप्लस। 30,000 चेंज हुआ है, पहले था 1,20,000, तो परसेंटेज में कितना चेंज हुआ, ये 25% चेंज हुआ, तो 25% लिख देंगे परसेंटेज में। सारे आइटम का एज इट इज यही लिखना, और देखिए सबके परसेंटेज आ गए हैं। थर्ड वाला देखिए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का 85,000 चेंज हुआ है, डिवाइडेड बाय 1,70,000 प्रीवियस ईयर का फिगर, ये आ गया आपका 50%। फोर्थ आइटम देख लीजिए आप, ट्रेड टेबल्स 1,30,000 चेंज हुआ है, डिवाइडेड बाय 1,50,000 इनटू 100, तो कितना आ गया, 20%। लेकिन चूंकि ये नेगेटिव है, डिक्रीज हुआ है, तो ये जो 30% भी लिखेंगे, ये भी कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये माइनस में है, डिक्रीज में है, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, ताकि हमको फर्क समझ में आ सके कौन सा इंक्रीज है और कौन सा डिक्रीज है। सिमिलरली एसेट में देखिए आप, टेंजिबल एसेट 1,50,000 आपका चेंज हुआ है, डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर का फिगर 5 लाख, तो ये आ गया इनटू 100 करने से 30%। इंटेंजिबल एसेट में कुछ भी नहीं हुआ है, 0, तो 0 ही रहेगा, ये भी डैश। ट्रेड रिसीवेबल में 5,000 चेंज हुआ है, डिवाइडेड बाय 1,20,000 इनटू 100, 4.17%। कैश एंड बैंक बैलेंस में 10,000 चेंज हुआ है, डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर में 20,000 था, इनटू 100, तो 50%। लेकिन डिक्रीज हुआ है, तो ब्रैकेट में आएगा 50%, खत्म। टोटल ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटीज का भी आप सेम कर सकते हो। टोटल ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटीज आप जानते हैं सेम रहेगा, ऊपर नीचे दोनों साइड में। तो चेंज कितना हुआ है, टोटल में 1,45,000 का चेंज हुआ है, डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर का टोटल कितना था, 7,40,000 इनटू 100, तो कितना आ गया, 19.60। ये हो गया टोटल ऑफ द बैलेंस शीट में भी। तो सिंपल आपने देखा कि कैसे हमने बनाया कंपैरेटिव बैलेंस शीट। एक ऐसी बैलेंस शीट जिसमें 2 ईयर के फिगर को कंपैरिजन किया गया, एब्सोल्यूट चेंजेस वाले कॉलम बनाए हमने, उसमें चेंज का अमाउंट लिखा और बाद में उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। बस इतना ऐसा ही काम करना है। बहुत सिंपल, बहुत इजी टॉपिक है। बहुत डिफिकल्ट होता है एग्जामिनर के लिए, याद रखिएगा, बहुत डिफिकल्ट होता है एग्जामिनर के लिए इस चैप्टर में से डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछना, क्योंकि बहुत इजी है सारे क्वेश्चन, और बहुत डिफिकल्ट होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए इस टॉपिक के क्वेश्चन को गलत करना, गलती से भी गलत करना बहुत डिफिकल्ट है। आप चाहोगे तो भी गलत नहीं कर पाओगे, इतना इजी है टॉपिक। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। दूसरे वीडियोस में हम देखेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट। थैंक यू।